हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय सिंह ठाकुर न्यूक्लियस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है हमारा सॉल्यूशन का वो स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिंबल्स पढ़े थे हमने। उस सिंबल्स के अंदर हमारे पास एक टर्म आई थी मोलर मास। तो बेटा हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझ में आना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। उन सभी न्यूमेरिकल्स के लिए हमें मोलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है बेटा यहाँ पर H2SO4। तो हमें कैलकुलेट करना है इसका मोलर मास। क्या कैलकुलेट करना है? मोलर मास ऑफ H2SO4। तो बेटा डायरेक्ट लिखूँ मैं कि मोलर मास ऑफ H2SO4, या फिर इसको बता सकता हूँ मैं, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। किसका मोलर मास निकालना है बेटा हमको? H2SO4 का। तो हम लिख देंगे H2SO4। तो बेटा मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं बेटा हम कि सबसे फर्स्ट उसका एटॉमिक मास, जो भी एलिमेंट है हमारे पास उसका एटॉमिक मास। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या हमारे पास? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। कितने एटम है हाइड्रोजन? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सल्फर। अब बेटा सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। तो मास कितना होगा इसका? 32। सो 32 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा इसके अंदर? 1। देन उसके बाद बेटा नेक्स्ट प्लस ऑक्सीजन। एटॉमिक मास होगा ऑक्सीजन का 16। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पर हम बता देंगे 2 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64। सो बेटा डायरेक्टली इसको हम सिंपल 8 कर देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास 8 करने पर आंसर आएगा 4 प्लस 2 6 8 98। सो 98 एटॉमिक मास यूनिट। ये हो गया बेटा सिंपल इसका मोलर मास कैलकुलेट करना। तो इस मेथड से हम इजीली किसी का भी मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड में ले रहा हूँ बेटा, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास ऑफ H2O। तो बेटा इसको कैलकुलेट लिखेंगे हम सबसे पहले H2O, मोलर मास ऑफ H2O इक्वल्स टू हाइड्रोजन एटॉमिक मास 1, नंबर ऑफ एटम 2 प्लस ऑक्सीजन 16 multiplied by 1. So 2 plus 16 that is 2 plus 16 that is 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा हम इजीली ऐसे एटॉमिक मास मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। बट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा हमको मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए उस एलिमेंट का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो अब आपको कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद करना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको एटॉमिक। सो कुछ एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास बता रहा हूँ जिनके आपको याद होना चाहिए। तो फर्स्ट बेटा हम लिख लेंगे एलिमेंट। जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास तो उसका एटॉमिक नंबर फर्स्ट, देन एटॉमिक नंबर, उसके बाद बताएंगे बेटा उसका एटॉमिक मास। ओके, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। 10 तक यहाँ लिखा है, नेक्स्ट पेज पर इसके बाद में। सो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास इज ऑल्सो 1। ओके, देन हम बात करते हैं बेटा हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक मास 7। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 8, बोरॉन 5 10, डायरेक्ट डबल होता है बेटा 6 12 7 14 8 16 9 18 10 20। आप डायरेक्ट डबल ले सकते हैं, जो भी उसका एटॉमिक मास क्या होगा डायरेक्टली डबल आप एटॉमिक मास के अंदर उसको अंदर ले सकते हो। तो ये बेटा हमारे पास कुछ एटॉमिक मास है। कुछ और एटॉमिक मास मैं आपको बताता हूँ, कुछ और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स विथ एटॉमिक मास। तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 24। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक मास 27। इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 26.98 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया? 27। इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पर। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास 28।
फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक मास 31, अगेन इसको राउंड ऑफ किया है हमने, ठीक है। देन क्लोरीन एटॉमिक सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास 32, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक मास 40, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक मास 39, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40। देन कुछ इंपॉर्टेंट, इसके बाद में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है उन्हीं के एटॉमिक मास हम यहाँ पर देखेंगे। सो देन क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास 52, देन आयरन एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास 56, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, एटॉमिक मास 63.5, जिंक एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक मास 65, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35, एटॉमिक मास 80, सिल्वर एटॉमिक नंबर 47, एटॉमिक मास 108, आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, एटॉमिक मास 127, देन लास्ट गोल्ड एटॉमिक नंबर 79, एटॉमिक मास 195। अब हमने बेटा मोलर मास तो आपको समझ में आ गया और आप इजीली मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो। अब बेटा मोलर मास के बाद में आपका यहाँ पर एक और टर्म आई थी बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। एक और टर्म हमको दिखी थी, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट तो क्या हमारे पास कि कैलकुलेशन कैसा होता है, मोल क्या होता है, ये सभी आपने 11 में पढ़ रखा है। एंड इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विद इन 5 डेज आपको एक और वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो पे जाके आप मोल्स को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ कंटिन्यू कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। तो फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही ईजी हमारे पास फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो एन इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी गिवन मास हो, गिवन मास में जो भी मास हमको गिवन है वो, एंड देन नीचे क्या हो जाएगा बेटा डिनोमीटर में मोलर मास अपॉन मोलर मास। इससे बेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं फॉर 12 ग्राम ऑफ CO2, या कोई सा भी एग्जाम्पल हम कंसिडर कर देंगे जिस एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हमने बेटा यहाँ पर ले रहे हैं हम 24 ग्राम ऑफ CO2। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके अंदर हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम ऑफ CO2। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर गिवन मास, अगर मैं इसको मैं फॉर्मूला के फॉर्म बताऊँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, मास जो होता है वो हमारा W और मोलर मास क्या हो गया M। सो दैट इज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन में हमको क्या गिवन है। हम फर्स्ट इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन तो गिवन है बेटा, हमको क्या गिवन है W कितना है 24 ग्राम। अब मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना आता है। तो मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C का नंबर ऑफ एटॉमिक मास 12 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम, ऑक्सीजन एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। सो 12 प्लस 16 टू जा 32। ओके, सो बेटा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हमारे पास बेटा यहाँ पर है मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल्स टू 12 प्लस 32। सो 12 प्लस 32, 2 प्लस 2 4 एंड 3 प्लस 1 4, 44 AMU। यहाँ फिर इसको लिख सकते हैं बेटा ग्राम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो W अपॉन M। सो दैट इज हमारे पास W गिवन है बेटा 24 अपॉन 44, 24 अपॉन 44। तो हम इजीली बेटा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट 24 रिड्यूस कर दो डायरेक्ट बेटा, इसको हम रिड्यूस कर देते हैं 24 अपॉन 44 को। इससे रिड्यूस करें 4 से, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दैट इज 6/11। अब बेटा डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दो आप। सो 11 60, सो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, अगेन 11 5 जा 55। ओके, सो 0.55 मोल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो गया बेटा 0.55 मोल। तो इस ऐसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला समझ आना चाहिए कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है वो है बेटा मास अपॉन मोलर मास। ध्यान दीजिए आप, ये क्या हमारे पास मास मीन्स गिवन मास,
अपॉन नीचे क्या है मोलर मास। ये अगर हमको गिवन है तो हम इजीली किसी भी कंपाउंड के लिए उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो एक और एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं कुछ आपके लिए कि 36 ग्राम ऑफ, एग्जांपल नंबर सेकंड ले रहे हैं हम कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 36 ग्राम ऑफ H2O। 36 ग्राम ऑफ H2O, हमारे पास कितना H2O, 36 ग्राम H2O। सॉल्यूशन बेटा बात करते हैं हम, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट हमको क्या गिवन है, W ऑफ H2O जो गिवन है वो कितना है 36 ग्राम, एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे M ऑफ H2O। अब बेटा आपको H2O का तो याद ही होना चाहिए कि 13 होगा, कितना होगा 13 होगा। एटॉमिक मास यूनिट आप ग्राम में दोनों में किसी में भी लिख सकते हो, और आप ठीक है, तो आपको याद ही होना चाहिए। आपको जैसे H2SO4 हो गया, फॉर एग्जांपल H2SO4 हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, इनका डायरेक्टली आपको मोलर मास याद होना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए कि इजीली आपको याद हो जाए। ठीक है, सो देन हम बता देते हैं बेटा आगे आपको यहाँ पर कि M ऑफ H2O हो गया, तो नाउ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू W ऑफ H2O अपॉन M ऑफ H2O। नाउ W कितना है बेटा हमारे पास 36, 18, सो 18 टू जा 36, तो 18 टू जा 36, दैट इज N इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 2 मोल। तो ए से बेटा इजीली आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी नंबर के। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ बेटा मैं यहाँ से, जो कि कंसेप्चुअल पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है फर्स्ट कि व्हेन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 होगा, जब भी नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू कितना हो बेटा 1 हो, तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है कि N इक्वल्स टू W अपॉन M, बेटा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 1, सो दैट इज 1 इक्वल्स टू W अपॉन M, सो दैट इज W इक्वल्स टू M। तो बेटा जब भी नंबर ऑफ मोल 1 होगा, जब भी नंबर ऑफ मोल कितना हो 1 होगा, उस केस में जो उसका मास है वही क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। ओके, जब N इक्वल्स टू कितना हो 1 हो, नंबर ऑफ मोल कितना हो 1 हो, तो जो भी उसका मास है वही क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। ये एक नया कंसेप्ट हमको मिला कि व्हेन N इक्वल्स टू 1, तो मोलर मास जो डायरेक्टली इक्वल्स टू द उसका मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपाउंड होगा उसके मास के इक्वल होगा। बेटा फॉर एग्जांपल नंबर थर्ड, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, मोलर मास कैलकुलेट करना है। किसका कैलकुलेट करना है बेटा 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो बेटा अब यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था अभी नंबर ऑफ मोल 1 होगा, तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया है 98 ग्राम ऑफ H2SO4। तो फर्स्ट बेटा सॉल्यूशन के अंदर हम बात करते हैं V1, तो क्या गिवन है हमको W ऑफ H2SO4 कितना गिवन है बेटा 98 ग्राम, एंड मास ऑफ H2SO4 वो भी कितना गिवन है बेटा हमको, मोलर मास कितना गिवन है 98। ओके, AMU और आप ग्राम जो भी लिखना है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा बेटा W ऑफ H2SO4 अपॉन M ऑफ H2SO4। अब बेटा आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में जब आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो स्टार्टिंग में उसके फॉर्मूले जरूर लिखिए, जिससे कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। अगर आपने फॉर्मूले नहीं लिखे डायरेक्ट सॉल्यूशन करा तो फॉर्मूले इजीली याद नहीं होंगे। तो N इक्वल्स टू 98 अपॉन 98, दैट इज 1, तो N इक्वल्स टू कितना हो गया 1। तो बेटा जब भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 होगा, ओके, व्हेन N इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू 1, तो दैट इज कि मोलर मास डायरेक्टली इक्वल्स टू द मास, गिवन मास ऑफ द कंपाउंड, जो भी कंपोनेंट या कंपाउंड होगा उसके गिवन मास के इक्वल होगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन और बेटा हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं हम। तो पहली बात करते हैं बेटा, हमको कंसंट्रेशन पता करना है, किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ पता करना है। तो स्ट्रेंथ पता करना दैट इज हमारी बहुत ही ईजी है कि 1 लीटर कोई सा भी एक सॉल्यूशन है, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूशन है बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर, या तो क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन होगा और सॉल्वेंट होगा।
ओके, सो इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, 1 लीटर सॉल्यूशन या 1 लीटर को अगर मैं ml में कन्वर्ट करूँ तो 1000 ml। सो 1000 ml सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आपको समझ में आया? अगेन बताता हूँ मैं बेटा कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस 1 लीटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा उसको बोलेंगे बेटा हम उसकी कंसंट्रेशन। ओके, उसको क्या बोलेंगे? उसका कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो इससे इजीली इसकी स्ट्रेंथ हमको पता चल सकती है, पता लगा सकते हैं। तो ये होता है बेटा हमारा कंसंट्रेशन। मैं डेफिनेशन पता लिख देता हूँ यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per unit solution। बेटा यहाँ पर जो पर यूनिट लिखा है दैट इज 1 लीटर और 1000 ml, और सॉल्वेंट इज known as concentration और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज known as स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन। इन दोनों को बताने के लिए बेटा इजीली हम इससे समझ सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? उसका कंसंट्रेशन। अब बेटा इस चैप्टर के अंदर या फिर सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए 7 टाइप्स से हम डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करने की जो फर्स्ट मेथड है वो है बेटा हमारे पास मास परसेंटेज। ओके, तो बेटा मास परसेंटेज के अंदर बहुत ही इजी है मास परसेंटेज। तो बेटा हमारे पास मास परसेंटेज को अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में देखें तो बेटा ऊपर भी क्या होगा? न्यूमरेटर में मास होगा, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? मास होगा। तो इससे बेटा सिंबल के इसको रिप्रेजेंट करते हैं मास परसेंटेज को। तो मास परसेंटेज क्या होगा बेटा? ओके, आप सभी को परसेंटेज कैलकुलेट करना आता है बेटा। फॉर एग्जाम्पल कि किसी स्टूडेंट को 500 मार्क्स में से 480 मार्क्स आए, उसको 480 मार्क्स को ऑप्टेन हुए। तो बेटा जो 480 मार्क्स को ऑप्टेन हुए वो कहाँ होंगे? न्यूमरेटर में। एंड डिनोमिनेटर में कितना होगा बेटा उसके अंदर? 500 मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा सेम यहाँ भी है, सेम यहाँ भी हमारे पास में क्या होगा कि जो भी हमको जिसका फॉर एग्जांपल जिस भी एलिमेंट का हमको मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है वो कहाँ आ जाएगा बेटा? उसका न्यूमरेटर में। टोटल जो मास है सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का जो भी मास होगा वो कहाँ हो जाएगा? सॉल्यूशन का मास बेटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इजीली हम मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मास परसेंटेज की हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है बेटा। सो इट इज रिप्रेजेंट मास ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना उसका मास प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम बेटा मास परसेंटेज। जितना उसका मास प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल मास परसेंटेज। अब बेटा मास परसेंटेज का मैं इजीली आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बिकॉज न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको यूज़ होगा ये फॉर्मूला, और इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आया मास परसेंटेज क्या होता है? सिंपल कि जो भी हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो जो भी गिवन होगा फॉर मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट सॉरी गलत लिख दिया, कंपोनेंट इक्वल्स टू मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of solution multiplied by 100। तो आप देखिए मास परसेंटेज कंपोनेंट, किसी भी जिस परसेंटेज का आपको मास कैलकुलेट करना है तो उसका मास पता लिख देंगे हम कहाँ पर? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज। अब नाउ बेटा फॉर एग्जांपल कोई भी जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन केवल 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। कोई भी सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। किससे बनता है बेटा? एक होता है सॉल्वेंट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है ए से, सेकंड होता है सॉल्यूट जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है बी से। सो बेटा अगर हमको फॉर एग्जांपल हमको कैलकुलेट करना है तो हम बता देते हैं यहाँ पर कि मास परसेंटेज ऑफ
कंपोनेंट ए ऑफ अ कंपोनेंट ए, किसी ए कंपोनेंट का अगर मुझे मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, कंपोनेंट ए, तो इक्वल्स टू मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि मास ऑफ कंपोनेंट ए, तो मास ऑफ कंपोनेंट ए बेटा हमने पढ़ा था डब्ल्यू ए, डब्ल्यू मीन्स मास ऑफ कंपोनेंट ए, आपको समझ में आ गया होगा डब्ल्यू मीन्स क्या होता है बेटा मास ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, किसका हो गया ये मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको समझ में आया फॉर्मूला, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि मास ऑफ कंपोनेंट है जो हमको गिवन मास है वो लिख दिया बेटा अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर सेकंड बात करूँ मैं सॉल्वेंट के सॉल्यूट के लिए, तो मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट कौन सा बेटा हमारा सॉल्यूट, तो कंपोनेंट बी इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर में क्या जाएगा बेटा बी, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा इसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मास परसेंटेज, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूशन का हम मास परसेंटेज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके ओके, फॉर एग्जांपल बेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिस पर लिखा हुआ है कि 10% ऑफ ग्लूकोज, 10% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, 10% ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर। तो बेटा इससे हमको क्या समझ में आता है कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 10% जो ग्लूकोज है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो रही है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है बेटा, इससे हमको फर्स्ट समझ में आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सॉल्यूशन लिया 100 ग्राम का, सो दैट इज उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कितना हो गया बेटा 10 ग्राम, तो 10% दैट इज 10 ग्राम ग्लूकोज है, एंड वाटर कितना होगा बेटा इसके अंदर 90 ग्राम क्या होगा यहाँ पर वाटर होगा। ये बेटा इससे हमको इजीली समझ में आ गया कि 10% अगर ग्लूकोज लिखा है दैट इज 10 ग्राम क्या होगा उसके अंदर ग्लूकोज है, 90 ग्राम क्या होगा रिमेनिंग वाटर होगा। तो बेटा इससे हम इजीली मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेटा सेकंड हमारे पास जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने की जो मेथड है वो है बेटा वॉल्यूम परसेंटेज, तो ओके, तो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इजी कि 100 ml कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है वो कैलकुलेट करेंगे हम यूजिंग वॉल्यूम परसेंटेज। तो बेटा वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला भी वही सेम होगा, यहाँ पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा हमारे पास कि वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, जिस भी कंपोनेंट का हमको कैलकुलेट करना है बेटा वो कहाँ हो जाएगा हमारे पास में न्यूमरेटर में, तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज 100 ml के हम बात करें तो मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा सेम यहाँ पर भी कि अगर हम बात करें सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होगा हमारे पास में ए, एंड सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास में बी। तो फॉर एग्जांपल हमको कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ए इक्वल्स टू VA अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। अब आपको इजीली समझ में आ गया बेटा ये फॉर्मूला कहाँ से आया हमारे पास में, क्योंकि हमको जिसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वो बेटा कहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में। सेम बेटा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल्स टू VB अपॉन VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाय 100। बेटा सेम हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज को। फॉर एग्जांपल 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन बेटा 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, कितना सॉल्यूशन है 10% इथेनॉल सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। सो इसका मीन्स क्या हुआ बेटा कि अगर हम बात करें कि सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को अगर सपोज कर लिया हमने 100 ml सॉल्यूशन हो गया हमारे पास में, सो दैट इज़ उसके अंदर जो इथेनॉल होगा वो इथेनॉल कितना होगा 10 ml,
एंड रिमेनिंग बेटा 90 ml क्या होगा उसके अंदर वाटर होगा। सो ये बेटा आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।